चलो भाई लोग, हमारा जो नया चैप्टर है ऑडिट में, दैट इज कॉल्ड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड एविडेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये एक बड़े चैप्टर की शुरुआत है। ऑडिट एविडेंस में हम बहुत सारी 500 की सीरीज पढ़ेंगे, 500 सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स। उसका एक इनिशियल फेज हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है? ऑडिटिंग का मतलब तो एग्जामिनेशन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो एग्जामिनेशन करने के बाद में आपको जो भी एविडेंस मिलेगा, क्या जो एविडेंस ढूंढे आपने और नहीं मिला, एविडेंस मिले या ना मिले, उसको डॉक्यूमेंट तो करोगे ना, उसको कागज में लिख के तो दोगे ना। बताना तो पड़ेगा ना आपको। किसको बताना पड़ेगा? यूजर्स को, क्लाइंट को, रेगुलेटर्स को। तो बस वही पढ़ना है इसमें, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। और वही डॉक्यूमेंटेशन को जब एक एविडेंस की तरह यूज किया जाता है। सबसे पहला ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस क्या होता है, सुनना पूरी बात बेटा ध्यान से। आपको तो पता है कि जब हम ऑडिट करते हैं तो हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है उसमें, टू ऑब्टेन, मेरे साथ बोलते चलेंगे, उससे क्या होगा, थोड़ी सी क्लैरिटी भी आएगी। टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। और एविडेंस क्यों चाहिए बच्चों? बोलिए क्यों चाहिए? टू एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्री? वो ओपिनियन बनाने के लिए, वो अप्रोप्रिएट एंड सफिशिएंट एविडेंस हासिल करने के लिए हम कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स को इंप्लीमेंट करेंगे, कंप्लाइड करेंगे। तो दो प्रकार की है वो ऑडिट प्रोसीजर। एक है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जो रिस्क, आने वाले रिस्क को असेस करती है। तो ये प्रोसीजर कब आएगी? ऑडिट चालू होने के पहले या चालू होने के वक्त। बराबर है? एग्री? अभी कैसे पता चलेगा कि रिस्क जो फ्यूचर में आने वाला है वो कम हुआ कि ज्यादा? सर, प्रीवियस ऑडिट से पता चल जाएगा, नेचर एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से पता चल जाएगा, उनके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? पिछले ऑडिटर की रिपोर्ट से पता चल जाएगी। एग्री? कंट्रोल के एग्जिस्टेंस से पता चल जाएगी। ठीक है? अगर कंट्रोल वीक है तो रिस्क एसेस ज्यादा होगा, अगर कंट्रोल स्ट्रांग है तो रिस्क असेसमेंट कम होगा। ये तो आपको पता है। अगर मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ कि यार कंट्रोल चेक करने के बाद में भी मन को शांति नहीं मिल रही है, तो फिर मैं आगे कंप्लायंस करूंगा। क्या होता है कंप्लायंस का मतलब? बड़ा इजी है। कंट्रोल को चेक करेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं इसको कंप्लायंस में। कि इंटरनल कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ कंट्रोल का एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी इफेक्टिवनेस भी इंपॉर्टेंट होती है। रिस्क असेस तो कर लिया मैंने, बट अब मुझे ये देखना होगा ना कि उस एंटिटी के अंदर कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो इफेक्टिव है कि इनइफेक्टिव है। अगर कंट्रोल वीक मिले, समझा? अगर कंट्रोल वीक मिले तो फिर मैं डिटेल में चेक करूंगा, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट को चेक करूंगा, एक डॉक्यूमेंट का कंफर्मेशन लूंगा, एक डॉक्यूमेंट को वाउचिंग करूंगा, तो वो होगा सब्सटेंटिव, इन डिटेल वाउचिंग एंड कंफर्मेशन। हर इनवॉइस चेक करने की कोशिश करूंगा। साथ में ध्यान देना, पहले रिस्क को एसेस किया। अगर रिस्क असेसमेंट में रिस्क ज्यादा मिला तो फिर कंप्लायंस को भी चेक करूंगा, कंट्रोल को। अगर कंट्रोल का रिस्क भी ज्यादा मिला, जैसे कंट्रोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट करता तो इफेक्टिव नहीं है, तो फिर मैं सब्सटेंटिव में जाऊंगा, डिटेल में चेक करूंगा। और डिटेल में चेक करने के बाद में भी मेरे को सेटिस्फेक्शन अगर नहीं मिला, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? कंपैरिजंस, एनालिटिकल। उसी एंटिटी के प्रीवियस परफॉर्मेंस को, उसी एंटिटी के कॉम्पिटिटर्स को, सेम इंडस्ट्री में, ये मुझे कॉम्पिटिशन कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो पहले रिस्क असेसमेंट, आरएपी, इनिशियल ऑडिट के पहले, फिर कंप्लायंस, एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल, रिलेशनशिप समझ रहे ना? अगर रिस्क असेसमेंट में पता लगा कि रिस्क ज्यादा है तो कंप्लायंस को चेक किया जाएगा। अगर कंप्लायंस में भी पता चल रहा है कि इंटरनल कंट्रोल का रिस्क ज्यादा है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी जाएगा। क्लियर है? और एनालिटिकल में तो फिर जाना ही है, बिकॉज हम सेटिस्फाइड तो होते नहीं कभी सब्सटेंटिव से। अगर रिस्क असेसमेंट में पता चला कि रिस्क ही कम है, दिक्कत नहीं है, तो हो सकता है मैं कंप्लायंस तक जाऊं भी ना, फर्दर है ना वो, फर्दर बाद में यूज करना ऑडिट प्रोसीजर।
तो क्या करना है रिस्क असेसमेंट में? सर सिंपल है, ऑडिट करना आया हूं तो ऑडिट चालू करने से पहले कि उस एंटिटी में रिस्क है या नहीं है, पहले एंटिटी को क्या समझना होगा बताओ? एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, उस एंटिटी का नेचर समझना होगा। भाई सोल ट्रेडर है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और उसका इंटरनल एनवायरनमेंट वहां काम कैसे किया जाता है, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है कि मैनुअल है कि आईटी सिस्टम्स के थ्रू है, सब देखना पड़ेगा। तो रिस्क असेसमेंट में दो चीजें चेक होने वाली हैं। बोलो जल्दी भाई साहब। एक आपकी एंटिटी का बताओ, एंटिटी का नेचर, इसका साइज है ना, और उसका एनवायरमेंट, द टाइप ऑफ एंटिटी एंड द एनवायरमेंट। देन आप क्या इंटरनल कंट्रोल है या नहीं है? इंटरनल कंट्रोल है या नहीं है? अगर है, इसमें देख लो है या नहीं है, वो कितना है वो मैं कंप्लायंस में देखूंगा, वो कितना है वो मैं कंप्लायंस में देखूंगा। एग्री? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ये सब? टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एट द एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? ROMM को ढूंढना, जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्यूचर में अराइज हो सकते हैं उसको ढूंढना, आइडेंटिफाई करना और उसको असेस करना कि वो टॉलरेबल है या नॉन टॉलरेबल है, एक्सेप्टेबल है या अनएक्सेप्टेबल है। फिर आ जाओ कंप्लायंस में। भाई मैंने इंटरनल कंट्रोल को देख तो लिया, मतलब देखना है कि वो इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल होना और उसका इफेक्टिव काम करना ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो पहले तो मैं डील करूंगा एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल एग्जामिन करूंगा, फिर उनकी इफेक्टिवनेस चेक करूंगा कि सिर्फ कागज पे है कि धरातल पे भी कुछ है। उससे यह अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रकार का इंटरनल कंट्रोल होना, कितनी बार यूज होनी चाहिए और किस हद तक यूज होनी चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं मैं कुछ बोलूंगा, मेरे को ध्यान देना था। अगर इंटरनल कंट्रोल, ध्यान देना, इफेक्टिव नहीं है, एग्जामिन करने के बाद पता चला कि इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है, तो जल्दी बताओ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स मतलब वाउचिंग एंड कंफर्मेशन जल्दी बताएंगे, कम होगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। अगर कंट्रोल में ही दम नहीं है तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, मतलब जो हद है, जो वक्त है और जो नेचर है किसका? सब्सटेंटिव का। किसका? वाउचिंग एंड कंफर्मेशन। वो बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि कंट्रोल में भरोसा नहीं है ना मेरे को। एग्री? एग्जांपल दिया बेटा उसमें, इफ द ऑडिटर ऑब्टेन पॉजिटिव कंफर्मेशन in compliance procedure generally the timing and extent of will reduce. What does that mean? जो मैंने कंट्रोल को लेकर सवाल पूछे थे उसमें मुझे जवाब आ गया। पॉजिटिव कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है? जो जो पूछ रहा हूं, चाहे वो उससे एग्री कर रहे हैं डिसएग्री कर रहे हैं, बट जवाब तो दे रहे हैं, तो मेरा भरोसा बढ़ेगा ना उनके प्रति। अब भरोसा बढ़ेगा तो फिर ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। करना तो है बट इसका जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते हैं बेटा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। एग्री? अरे बोलो, सिंपल है ना। अगर कंट्रोल रिस्क ज्यादा है ना, तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर का भी आपको यूज करना पड़ेगा। अगर रिस्क ज्यादा है, इफेक्टिव नहीं है, कंट्रोल रिस्क क्या है अगर कम है, तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर के भी यूज क्या हो जाएगा? कम। एज सिंपल एज दैट। इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। एग्री, एग्री और एग्री अबाउट सब्सटेंटिव एडिट प्रोसीजर। अब तो बेटा मैं वाउचिंग भी करूंगा, डॉक्यूमेंट्स भी देखूंगा, डॉक्यूमेंट्स को कंफर्म भी करूंगा, वाउचिंग एंड कंफर्मेशन। अब यहाँ पर क्या होगा, क्या चेक करने वाला हूं मैं? यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखी हुई सेल्स को मैं इनवॉइसेस से चेक करूंगा, सब कुछ चेक करने वाला हूं मैं यहाँ पर। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग, बोलो जितने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात हो रही है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी चेक करूंगा। उसमें लिखी हुई इन्फॉर्मेशन की, बोलो बेटा, रिलायबिलिटी भी चेक करूंगा। कैसे? मगर सर कैसे चेक करोगे? सेल्स, इनवॉइसेस कैसे चेक करोगे आप? बहुत सिंपल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल्स लिखा है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड में इनवॉइसेस है, तो पहले तो मैं देखूंगा कि जो सेल्स में अमाउंट है वो इनवॉइसेस से वाउच करूंगा, कंफर्म करूंगा। वाउच क्या? हाँ इतने इनवॉइसेस हैं, हाँ 500 करोड़ के इनवॉइसेस हैं। फिर वेरिफिकेशन करूंगा मैं कैच का, हाँ भाई ये पैसा, अगर आपने इतना माल बेचा है तो बैंक में पैसा आया होगा, तो वो वेरिफिकेशन, कंफर्मेशन। तो पहले वाउचिंग रिकॉर्ड है उसका, और उसके बाद में उसका वेरिफिकेशन। गौर से देखना, पहले सेल्स के इनवॉइसेस चेक किया, मतलब पीएनएल के ट्रांजैक्शंस, तो देखो टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन लिखा है। सेल्स कहाँ का? पीएनएल के क्रेडिट साइड में। अब सेल हुई है तो पैसा आया होगा, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में, तो वेरिफिकेशन किया किससे? बैंक से, अभी आपके पास पैसा आया कि नहीं आया।
और आपको तो पता है बैलेंस शीट में जो चीजें होती है वो अकाउंट बैलेंसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अकाउंट। तो वाउचिंग कहां से करनी है, पीएनएल के आइटम से। कंफर्मेशन कहां से करना है, वेरिफिकेशन कहां से लेना है, बैलेंस शीट के आइटम बैलेंसेस। एग्री? सही है। और आपने अब ये कर ली वाउचिंग एंड कंफर्मेशन, अब एनालिटिकल कर लो भाई, रिलेशनशिप बना लो आप। कैसे होती रिलेशनशिप? यार इस साल इतनी सेल्स हुई है, पिछले साल कितनी थी, आने वाले साल में कितनी होनी चाहिए, एनालिटिकल कंपैरिजन रेशियोज बना लो। बराबर है। इनकी ही इतनी सेल्स है या इनकी इंडस्ट्री में और भी लोगों की इतनी सेल्स है, ट्रेंड क्या बोलता है पिछले 3 साल का, इससे एक रिलेशनशिप बनता है। किन चीजों के बीच में रिलेशनशिप बनता है? फाइनेंशियल डेटा एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, वेजेस एक टर्म है, आपको पता है, पीएनएल के डेबिट साइड में आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में खर्चा है। तो वेजेस क्या होगा आपका, फाइनेंशियल डेटा। कितने एम्प्लॉयज को वेजेस दे रहे हो, वो क्या हो गया, नॉन फाइनेंशियल डेटा। उसकी एंट्री थोड़ी ना होती ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कहाँ लिखा रहता है, उसको इंटू कर दो, आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि पिछले साल कितना था, उसके पिछले साल कितना था, एक कंपेरिजन हो जाएगा। क्या सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को ज्यादा वेजेस दे रहे हो, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी बढ़े हैं, तो एम्प्लॉयज कम हो गए, वो नॉन फाइनेंशियल डेटा जानना जरूरी, इंटू करेंगे तो रेट आ जाएगा। एग्री? आपने पीएनएल के डेबिट साइड में दिखाया कि आपको रेंट बहुत ज्यादा लग रहा है, तो वहां आपकी दुकान नहीं है ना, और भी दुकानें हैं, और भी ऑफिसेस हैं, तो आपकी दुकान का रेंट और दूसरे जो ऑफिसेस है दूसरी फर्म्स के, उनको कंपेयर करेंगे तो फाइनेंशियल डेटा और नॉन फाइनेंशियल डेटा, उनके रेंट एग्रीमेंट पड़ेंगे, तो उससे एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगी। क्लियर? अरे बोलो यार। तो ये आपकी टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स है, भूलना नहीं है, एक बार रिपीट कर लो मेरे साथ में। सर, ऑडिट किया जाता है टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको परफॉर्म करने के लिए सर हम लोग 2 प्रोसीजर लगाएंगे, दूसरी वाली के 2 सब पार्ट है। पहली है रिस्क असेसमेंट, जो ऑडिट करने के पहले की जाती है, एंटिटी को एनालाइज करके, उसके नेचर को एनालाइज करके, उसके साइज को, उसके टाइप को, उसके इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करके, उसके पास परफॉर्मेंस को एनालाइज करके, अगर कंप्लायंस से हम संतुष्ट हो गए, पास नहीं भी हुए, तो एट द एंड ऑफ द डे हमको सब्सटेंटिव में तो जाना है। सब्सटेंटिव क्या बोलता है, पीएनएल के आइटम को वाउच करो और उसको कंफर्म करो, किससे वेरीफाई करो, बताओ, बैलेंस शीट के आइटम से। ये आपका हो जाता है, बोलो मेरे बच्चों, सब्सटेंटिव। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंक्लूजन है, फटाफट आ जाएंगे। सब्सटेंटिव के बाद में एक और थी एनालिटिकल, कंपैरिजन करिए फाइनेंशियल डेटा और नॉन फाइनेंशियल डेटा का। कंक्लूजन बोल दो भाई साहब, कंप्लायंस प्रोसीजर और सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों में से किसी को भी इग्नोर नहीं करना है। सिर्फ ये देखना है, सिर्फ कम ज्यादा हो सकती है, व्हाट इज कम ज्यादा। अगर कंप्लायंस बेटर रहा तो सब्सटेंटिव भी की जाएगी, पहले थोड़ी कम की जाएगी। अगर कंप्लायंस खराब रहा तो मतलब सब्सटेंटिव करना ही करना है, जीरो कुछ नहीं होगा। कंट्रोल भी चेक किए जाएंगे, ट्रांजेक्शंस को भी वाउच किया जाएगा, बैलेंसेस को भी वेरीफाई किया जाएगा, वाउचिंग के बाद ही होगा। एग्री? आगे बहुत इंपॉर्टेंट, जो कंक्लूजन है ना, दूसरा कंक्लूजन क्या है, पढ़ लो भाई साहब। बोलता अगर कंट्रोल्स क्या निकले, इफेक्टिव, भाई क्या कंट्रोल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां बन रहे हैं वहां लोग ही लोग बैठे हैं, कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये नहीं करोगे, इसको स्किप नहीं करना है, ये छोड़ना नहीं है, दोनों करो, भले कम ज्यादा होगा चलेगा, दोनों करो। तो अगर बोलो बोलो बोलो, अगर कंट्रोल्स क्या निकले, इफेक्टिव, तो सब्सटेंटिव क्या हो जाएगा, अगर कंट्रोल्स क्या निकले, इनइफेक्टिव, तो सब्सटेंटिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कौन सा रिलेशन आया, इनवर्स रिलेशन आया। कौन सा रिलेशन आया, इनवर्स। ये तो मैंने आपको रिस्क बताया था, तो रिस्क से डायरेक्ट रिलेशन है, सही तो बताया था। तीसरा, अगर मिसेस स्टेटमेंट है ही नहीं, कहां नहीं मिले मिसेस स्टेटमेंट, ये यूज करने के बाद में तो मैंने बताया था, याद है आपको, अगर ढूंढने पर भी मिसेस स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है तो ये कोई बहुत प्राउड मोमेंट की बात नहीं है, मतलब कुछ छूट गया आपसे, कुछ गलती हो गई है, कुछ छुपाया जा रहा है बेटा, मिसेस स्टेटमेंट मिला नहीं है इसका मतलब ये है नहीं है, तो इट डजंट मीन कि कंट्रोल्स आर इफेक्टिव। ठीक है? क्योंकि मिसेस स्टेटमेंट का होना ही अपने में क्या है, ये कहीं ना कहीं कमी है, किसमें, इंटरनल कंट्रोल में, किसमें है, नहीं मिलना उसको इफेक्टिव नहीं बनाता। जो हाईलाइट किया अगर उसी को ऐड करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड प्रोसीजर। एग्री? अगर कंट्रोल्स इफेक्टिव है तो सब्सटेंटिव को कम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, इनइफेक्टिव है तो सब्सटेंटिव को बढ़ाएंगे। अगर मिसेस स्टेटमेंट ढूंढने पर भी नहीं मिले तो इसका मतलब ये नहीं कंट्रोल्स इफेक्टिव है, क्योंकि मिसेस स्टेटमेंट का होना ही अपने में क्या है, बताओ, इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी शो करता है, कमी शो करता है। एग्री? एग्री और एग्री, क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत बढ़िया,
डिफाइन द टर्म ऑडिट एविडेंस, उसकी सफिशिएंसी और उसके अप्रोप्रिएटनेस, मतलब कितना चाहिए सर, पूरा तो नहीं चाहिए क्योंकि पूरा आप पता भी नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। पूरे इनवॉइसेस चेक कर सकते हो क्या? पूरे कंफर्मेशन ले सकते हो क्या? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। और सिर्फ क्वांटिटेटिव वे में नहीं चाहिए, क्वालिटेटिव भी चाहिए। एविडेंस की भले क्वांटिटी कम हो बट वो इतना रिलायबल होना, तो अप्रोप्रिएटनेस, क्वालिटेटिवनेस भी होना। So it's not only about quantity, it's all about the quality also. It doesn't mean कि फिर एक ही इनवॉइस चेक करेंगे, that doesn't make sense. ऑडिट एविडेंस बहुत इजी है, अपन तुरंत समझते हैं। ये एविडेंस कौन यूज करता है सर? इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर। क्यों? अपने को पता है कंक्लूजन में आने के लिए। कंक्लूजन वो कहां ड्रॉ करेगा? ऑडिटर ओपिनियन में, ऑडिट रिपोर्ट में। सर ऑडिट एविडेंस कहां से मिलेगा सर? बहुत इजी है सर, आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मिलेगा, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आपके अदर इंफॉर्मेशन है जो इंटरनल भी है और एक्सटर्नल टू द एंटिटी भी है। ऑडिट एविडेंस जरूरी है मेरे ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए, नहीं तो मेरे पे कौन भरोसा करेगा भाई? मैं ऑडिट रिपोर्ट में अपना ओपिनियन दे रहा हूं, सेक्शन जो है मेरा ओपिनियन वाला, उसको सपोर्ट कौन करेगा? इट इज क्यूमुलेटिव। एक एविडेंस से सेटिस्फाइड नहीं होना, जमा करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। अगर आरएपी से मिला, रिस्क असेसमेंट से मिला, सेटिस्फाइड मत हो, कंप्लायंस में जा, वहां से ढूंढ तो सब्सटेंटिव पे जा, सब्सटेंटिव से भी मिला तब भी कंपैरिजन कर बट कर बैठ के, एनालिटिकल कर बट कर बैठ के, क्यूमुलेटिव है। ठीक है, एक और इन्फॉर्मेशन है, इसको आप एविडेंस की तरह यूज कर सकते हो। क्या लिखा है? यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। भाई मैनेजमेंट, जो एंटिटी का मैनेजमेंट है, उनके काम को भी एविडेंस यूज किया जा सकता है। बिल्कुल सर, 100% उनके काम को भी एविडेंस की तरह यूज किया जा सकता है। सिक्स्थ वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडिट एविडेंस कंप्राइज बोथ इन्फॉर्मेशन। कौन सी दो इन्फॉर्मेशन की बात हो रही बच्चों? बोलो यार। दैट सपोर्ट, ऐसी इन्फॉर्मेशन दैट सपोर्ट और कोलैबोरेट मैनेजमेंट असर्शंस और एनी इन्फॉर्मेशन दैट कॉन्ट्रडिक्ट दैट असर्शन। बहुत इजी है। मैंने बोला भाई साहब मेरे तो तुम पे भरोसा नहीं है, जिन जिन लोगों को तुमने माल बेचा है मैं उनसे पूछताछ करूंगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लो। ये लो, तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या करने वाला है? बोलो भाई साहब, या तो मैनेजमेंट का जो क्लेम है, मैनेजमेंट ने कहां की क्लेम, पीएनएल में बैलेंस शीट में कितना माल बेचा, इतना पैसा आया, उसको या तो सपोर्ट करेगा, उसको मैच करेगा, कोलैबोरेट, या फिर उनके असर्शंस को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। दोनों में ही मेरा फायदा है। कैसे? अगर उनकी बोली हुई असर्शंस मेरी पूछी हुई इंफॉर्मेशन से मैच कर गई तो ऑडिट रिपोर्ट बढ़िया जाने वाली है, रीजनेबल एश्योरेंस दे दूंगा मैं। और कॉन्ट्रडिक्ट कर गई तो फिर तो बैंड बजानी है। बराबर है कि नहीं बराबर है? नॉन क्वालिफाइड देंगे फिर, वो एडवर्स है, डिस्क्लेमर है, वो बाद में देखेंगे। इन एडिशन, अपन पढ़ चुके हैं यार, इन एडिशन इन सम केसेस द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब अपने मैनेजमेंट से पूछा बट वो बोलता मैं नहीं बताऊंगा। मैं क्यों बताऊं? तो बोलता उनका नहीं बताना भी, ध्यान देना, इन इज यूज बाय द ऑडिटर, देयरफॉर इट्स आल्सो एविडेंस। इट इज आल्सो एन एविडेंस, मतलब मैंने सवाल पूछा मैनेजमेंट से पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो उनका जवाब नहीं देना वो भी तो एक एविडेंस है। ओमिशन किया ना उन्होंने, जो करना था वो नहीं किया, तो ये भी एक एविडेंस है। तो आप उसको लिख लेना कि अपने सवाल पूछे, जवाब नहीं मिले। फिर आपको तो पता है जब पूछने पर भी सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो फिर आपको तो पता ऑडिटर क्या करेगा, नई ऑडिट प्रोसीजर को डिजाइन और परफॉर्म करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसको क्या चाहिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। गेटिंग द पॉइंट? क्या इजी है भाई, पूरा एक बार में पिक्चर उतार लेते हैं। एविडेंस को कौन यूज करता है? इन्फॉर्मेशन यूज करता है ऑडिटर क्या करने के लिए? कंक्लूजन पर ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन डालने के लिए। वो इन्फॉर्मेशन कहां दी गई है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर इन्फॉर्मेशन। ऑडिट एविडेंस क्यों जरूरी है? टू सपोर्ट द ऑडिटर ओपिनियन। एविडेंस क्या है? वन टाइम है, स्पेसिफिक, इट इज क्यूमुलेटिव। आते चलो, चलते चलो, कभी सेटिस्फाइड मत होना। ऑडिट प्रोसीजर लगाते चलो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट लगाते चलो। ऑडिट एविडेंस कहां से हासिल किया जा सकता है? मैनेजमेंट के काम से, मैनेजमेंट एक्सपर्ट से। उस मैनेजमेंट के असर्शंस को सपोर्ट करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए हम ऐसी इंफॉर्मेशन भी बाहर से ले सकते हैं, दो, या उसको सपोर्ट करें या उसको कॉन्ट्रडिक्ट करें। अच्छा, मैनेजमेंट का जवाब नहीं देना सवालों का, वो भी एक प्रकार का ऑडिट एविडेंस है। और एट द एंड ऑफ द डे फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर सवालों से जवाब नहीं मिल रहे तो फिर अदर ऑडिट प्रोसेस को लगाना पड़ेगा, डिटेल में चेकिंग करनी पड़ेगी। बी क्या बोलता है? बी क्या बोलता है रे बाबा? अरे बोलो ना रे बाबा, बी क्या बोलता है? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। सो व्हाट इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स? बहुत इजी है भाई साहब, जर्नल्स है, लेजर्स है, इनवॉइसेस है, रिसिप्ट्स है। अकाउंटिंग एंट्रीज आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, उससे रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड है।
है कि नहीं? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि नहीं? कॉन्ट्रैक्ट ये सब आपके क्या है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है। आपके लेजर्स बुक्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है। आपकी जर्नल बुक्स आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है। बराबर है? ऐसे एडजस्टमेंट्स जो आपने कहा किए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बट उसका रिफ्लेक्शन जर्नल एंट्रीज में नहीं है, क्योंकि होना चाहिए। ये आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है। आपकी वर्कशीट्स, आपकी स्प्रेडशीट्स, कॉस्ट एलोकेशंस, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, रेशियो एनालिसिस, रिकंसिलिएशन ऑफ बीआरएस एंड ऑल दैट डिस्क्लोजर्स, ये सब आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है। Disclosure about CSR, disclosure about ratios, disclosure about related party transactions. ठीक है, क्लियर? एक सेकंड मैं फोन चेक कर लूं अपना, एक अर्जेंट मैसेज आया मेरे को। रिकॉर्ड के आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। रिकॉर्ड में क्या है? इनिशियल अकाउंटिंग एंट्रीज, इनिशियली जो आपने सामान बेचा खरीदा उसके एंट्रीज, उसके सपोर्टेड डॉक्यूमेंट जो इनवॉइसेस होते हैं, सेल इनवॉइसेस, परचेज इनवॉइसेस, फंड ट्रांसफर्स, कॉन्ट्रैक्ट, फिर लीजर्स और जर्नल्स, फिर वो एडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किए गए बट जर्नल एंट्रीज में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, फिर रिकॉर्ड सच एज वर्कशीट। अबे तुमने कोई काम किया होगा तो काम कैसे किया होगा, उसका एक वर्कशीट होगा। काम करने के बाद तुमने जो डेटा रिकॉर्ड किया होता है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग करते हैं, एक्सेल शीट में करते हैं, तो वो स्प्रेडशीट में आता है। वो सब लिखा होगा ना आपने, कितना पैसा एलोकेट किया आपने, उसको ऐसे खर्चे को कैसे कैलकुलेट किया, फिर रिकंसाइलेशन करेंगे, खर्चा कितना किया था, उतना ही बेनिफिट मिला कि नहीं मिला, और अदर इन्फॉर्मेशन। जैसे कि ये जो डिस्कशन थे खर्चों के, कहाँ लिए गए होंगे मीटिंग में, तो उसके मिनट्स दिखाओ। जिनसे पैसे मिलने वाले उनका कंफर्मेशन दो, जिनको देने वाले उनका कंफर्मेशन दो। बराबर है? इंटरनल कंट्रोल का मैनुअल्स दिखाओ। अगर कंट्रोल है तो कंट्रोल कोई तो मैनुअल्स फॉलो करते होंगे कि कब बैठना है, कब उठना है, क्या चेक करना है, क्या एक्शन लेना है। बस आए और बैठ गया आके, उसको उन लोगों को डायरेक्शन दिया गया होगा ना। बहुत इजी है भाई साहब। सफिशिएंसी, इनफ, क्वांटिटेटिव, सब कुछ तो चेक कर नहीं सकते, तो सब कुछ देखना भी नहीं है, सब कुछ चाहिए भी नहीं, उतना चाहिए, सफिशिएंट चाहिए जिससे मैं अपना रीजनेबल एश्योरेंस दे पाऊं, अपना ओपिनियन सेट। तो सफिशिएंसी इज द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। अब ये मेजरमेंट किस पे डिपेंड करता है? बहुत इजी है, नेचर एंड साइज। नेचर का मतलब क्या होता है? रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये नेचर होता है उसका। भाई मैन्युफैक्चरर है तो डेफिनेटली द नेचर ऑफ क्वांटिटी शुड बी देयर। और मैन्युफैक्चरर में भी दो होंगे, लार्जर और स्मॉलर। अगर लार्जर मैन्युफैक्चरर है तो फिर वहां एविडेंस भी साइज और क्वांटिटी का जो रिलेशन हो दैट, ये भी होता है। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल, आपने आरएपी लगाया, व्हाट इज आरएपी? रिस्क, बोलिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में पता चला कि बहुत सारा मटेरियल बेसिस स्टेटमेंट के चांस है। अगर फ्यूचर में होने वाला रिस्क, तो क्वांटिटी ऑफ एविडेंस भी डायरेक्ट रिलेशन। कंट्रोल बोलो, इनवर्स रिलेशन आने वाला है, बोलो मेरे इंटरनल कंट्रोल क्या है? रिसर्च ऑडिट ऑफ एविडेंस की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम। अगर इंटरनल कंट्रोल क्या है? इनइफेक्टिव, तो क्वांटिटी क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। फिर इनवर्स रिलेशन। क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस बहुत सिंपल है दोस्त। अगर मेरा फोकस क्वालिटी पे है तो कम डॉक्यूमेंट से भी बात बन जाएगी, क्योंकि ज्यादा चेक करने पर मेरा समय ज्यादा जाएगा और हो सकता है मुझे वो एविडेंस ना मिले। कभी कभी एक डॉक्यूमेंट भी आपको एविडेंस देके खत्म कर देता चीजों को। मटेरियलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट डज इट मीन? जो असर्शन कहाँ है, वो क्लेम कहाँ लिखे? पीएनएल बैलेंस शीट में। जो असर्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखी हुई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी हुई इंपॉर्टेंट है नहीं सर? कुछ बातें कम इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे लिए कम सिग्निफिकेंट है, इनके एविडेंस भी क्या लगेगा? कम। कुछ बातें बहुत मटेरियल है, बहुत सिग्निफिकेंट, एविडेंस भी ज्यादा लगेगा। डायरेक्ट रिलेशन। मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है? मेरे लिए खास है, इसके ऊपर चीजें मिली ज्यादा चेक करूंगा, इसके नीचे चीजें मिली नहीं चेक करूंगा, एक चेक करूंगा। साइज ऑफ पॉपुलेशन, जो आपने जो सैम्पलिंग की है, मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं एक एंटिटी है, उसके 1000 बिल चेक करता था लास्ट ईयर, 10,000 से 1000 बिल, सही है?
और उसका 1 लाख बिल बनते हैं, तो मेरे को अपना सैंपलिंग भी बढ़ानी पड़ेगी ना, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन मेरा जो क्वांटिटी ऑफ एविडेंस है वो भी क्या हो जाएगा, कलेक्शन है बहुत बड़े। दूसरी बात, अगर एक ही जैसे बिल है, पूरे बिल 1,000 रुपए के हैं, तो फिर क्या करूंगा हर बिल को चेक करके, तो वहां लेस क्वांटिटी से भी बात बन जाएगी। पर अगर डिफरेंट डिफरेंट बिल्स है, लाइक 1,000 का बिल है, 5,000 का बिल है, 10,000 का बिल है, तो अगर हेट्रोजीनियस है तो फिर वहां मुझे हर सेगमेंट से अलग अलग एविडेंस उठाने पड़ेंगे और वो क्वांटिटी उससे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। साइज ऑफ द पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑफ एविडेंस भी क्या होगी, बढ़ेगी। भूलना नहीं है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं अपने को। अप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या होता है, अब क्वांटिटेटिवली तो मिल गया, बट वो काम का है कि नहीं, ये देखना होगा। काम भी तो होनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन, तो उससे वो कितनी रिलेवेंट है और वो कितनी रिलायबल है, उससे इंपॉर्टेंट क्या वो इन्फॉर्मेशन मेरे को कंक्लूजन बनाने में मदद कर रही है। ठीक है, जैसे मैंने इनवॉइस चेक किया, पहला भाई मैंने 80% इनवॉइस चेक कर लिया, 9 महीना आ गया, अभी मानो 80% टोटल ट्रांजेक्शन का 20% है ना बस, मतलब 80% बिल में जो टोटल सेल्स है वो मात्र 20% की है, तो फिर काहे की रिलायबिलिटी। तो सर वो बचे हुए जो 20% है, अरे वही है, वो 80% का ट्रांजेक्शन कवर करता है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट क्वांटिटी, रिलायबल भी होना, रिलेवेंस भी होना, जो कंक्लूड करने में हेल्प करे आपको। अब एक और इंपॉर्टेंट है, रिलायबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, बड़ा जबरदस्त रिलेशन है सोर्स पर। अगर एंटिटी के अंदर के लोगों से पूछूंगा, उनके खुद के लोगों से, तो रिलायबिलिटी कम होगी, क्योंकि वो तो अपने एंटिटी का साथ देंगे ना, ऑडिटर का नहीं। सही है। जितना मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन लूंगा, मैंने बैंक से पूछा भरोसा ज्यादा है, कस्टमर से पूछा भरोसा ज्यादा है, और रॉ मटेरियल सप्लायर से पूछा भरोसा ज्यादा है, आंसर दो। अगर सोर्स, अगर इंटरनल है, ध्यान दें, तो रिलायबिलिटी कम हो जाएगी। अगर एक्सटर्नल है तो रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एक्सटर्नल वाले से रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट, और इंटरनल वाले से कैसा है, इनवर्स। दूसरी बात, ऐसा भी लिखा है, इंटरनल में वो आपको दुनिया के सच बता दें, आप उन पर पूरा भरोसा मत करना, एक्सटर्नल चेक जरूर करना। आगे क्या लिखा बेटा, रिलेवेंस डील विद लॉजिकल कनेक्शन और बियरिंग अपॉन द पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर अप्रोप्रिएट। क्या लिखा, अल्टीमेटली आपको क्या करना है, ये जो एविडेंस आपको मिल रहा है वो क्या होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, इस पर भरोसा कर सके, बियरिंग अपॉन, आप ट्रस्ट कर सके, अभी तो रिलेवेंस होगा। अगर वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कब मानी जाएगी, जब उसका कोई रिलेवेंस होगा असर्शन से, किन असर्शन को मैं चेक कर रहा हूं। अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी असर्शन है P&L बैलेंस शीट में, और जो भी मेरे को एविडेंस मिल रहा है, उनका क्या होना चाहिए, रिलेवेंस, लेना देना। एग्जाम्पल क्या दिया है, अगर मैं ओवर स्टेटमेंट चेक कर रहा हूं, इसमें एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट्स पेएबल, मतलब आपको पैसे देने हैं, तो आपने उसमें एंट्री ज्यादा की दिखाई है, सही है, तो बोलता टेस्ट करेंगे रिकॉर्ड अकाउंट पेएबल, तो अकाउंट पेएबल चेक करना पड़ेगा उसमें, ओवर स्टेटमेंट है ना। ऑन द अदर एंड अगर अंडर स्टेटमेंट है, इन द एग्जिस्टर पता चला कि ज्यादा थी बट कम दिखाया, तो टेस्टिंग द अकाउंट रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, बोलो क्यों। अरे जब अंडर स्टेटमेंट मतलब उसके रिकॉर्ड, बोलो ओवर स्टेटमेंट में क्या हुआ, ऑडिट प्रोसेस से पता चला कि जो वैल्यूएशन अकाउंट्स पेबल की ओवर स्टेटेड है, ज्यादा दिखाई गई है, तो मैंने किसको चेक किया फिर, अकाउंट्स पेबल को, अभी दिखाओ ज्यादा है, तो वो कौन से ज्यादा वाले हैं ऊपर के, ज्यादा दिखाए ना आपने, 10 बिल की जगह 4, 14 बिल दिखाए तो 4 चेक करूंगा, अगर 10 की जगह 6 दिखाया है तो सवाल ही नहीं उठता, तो फिर तो मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा, ये सब खर्चा, अनपेड इनवॉइसेस, सप्लायर स्टेटमेंट। तो अगर ओवर स्टेटेड है तो ओवर वाले को चेक करूंगा, अंडर है तो फिर जो नीचे डॉक्यूमेंट्स है उसको चेक करूंगा, ऐसा है। ठीक है, क्लियर है। अरे बोलो यार, आई रिपीट, ओवर स्टेटमेंट है तो जो ओवर वैल्यूएशन वाले डॉक्यूमेंट्स है उसी को चेक करके बात बन जाएगी, और अगर अंडर है तो वो तो जितने थे उससे भी कम है, तो फिर तो जो नीचे अंडरलाइन डॉक्यूमेंट्स है उसको चेक करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, आपको करना है क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन है, मेरे को चारों सॉल्व चाहिए अब। चलो मैंने आपको जो ऊपर पढ़ाया ना, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको पूरा आ जाएगा। नेचर भाई सिंपल, डॉक्यूमेंटरी, पेपर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना, डॉक्यूमेंट करो वैसा, डीड्स, वाउचर, बिल्स, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। ओनल एविडेंस ठीक है, इंक्वायरी करेंगे, मजा नहीं आएगा, तो भरोसा नहीं है। विजुअल में क्या होगा, एक्शन ऑब्जर्वेशन, बैठ के देख रहा ऑडिटर, अच्छा मैं देखूंगा तुम एसेट्स कैसे रखते हो, मैं देखूंगा इन्वेंट्री कैसे मेंटेन होती है, ये सब देखना पड़ेगा, विजुअली ऑब्जर्व करेगा।
ये जितने भी एविडेंस है बोलना मत। कौन सा सोर्स है जल्दी बताओ, विद इन द एंटिटी बोलो कौन सा सोर्स है, विद इन द एंटिटी माना कौन सा, इंटरनल उस पर भरोसा कम है, एक्सटर्नल कौन सा, आउटसाइड द एंटिटी उस पर भरोसा ज्यादा है। एक इंटरनल एविडेंस और एक एक्सटर्नल है, ठीक है, क्लियर है। अरे बोलो यार कम ऑन बाय गाइस, इंटरनल का मतलब क्या होगा, चलिए बताइए, जो कहां ओरिजिनेट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से। सेल्स इनवॉइस, माल बेचा है तो तुम्हारे पास कौन सा इनवॉइस होगा, सेल्स इनवॉइस दिखाओ। इसका इसका वाला बताओ, एक्सटर्नल कौन सा होगा, जिन्हें माल खरीदा है तो उस कंज्यूमर के पास क्या होगा, जल्दी बताइए, वर्क इनवॉइस। क्यों एक्सटर्नल में आएगा, तो क्या चेक करेंगे, सेल्स, पहले क्या चेक करेंगे, सेल्स। एग्री सर, एग्री, बिल्कुल एग्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब इसी है ना, हमने क्या चेक किया, सेल्स इनवॉइस। हमारे यहाँ माल आया था तो गुड्स रिसीव नोट होंगे बेचने के लिए, कैश बैलेंस हो गया, आपको पैसे चाहिए, सही है भैया। तो जो ज्यादा एविडेंस है वो हमेशा कहां से मिलता है, बोलते रिलायबिलिटी। सबका स्टाफ है जो कहीं पे बैठा है, तो उन पे भरोसा मत करना इतनी इजीली, केयरफुल रहना, क्योंकि उनका खुद का आदमी हो, उन पे इतना रायन मतलब भरोसा करने की जरूरत नहीं है। एक और सवाल है मगर उस पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, बट हर वक्त शक करने की भी जरूरत नहीं है, कुछ तो भरोसा करोगे ना भाई। केयरफुल रहना, बट मुझे शक मत करना, बट एट द सेम टाइम अलर्ट रहना। एग्री, कंट्रोल को चेक करो साथ में केयरफुल रहो, बट हर वक्त शक मत करो, बी अलर्ट। एक्सटर्नल में आ जाओ, कहां से आ रहा है एविडेंस, आउटसाइड द क्लाइंट्स ऑर्गेनाइजेशन। अभी बताया तुम्हारा सेल है तो उधर परचेस, तुमने माल खरीदा है तो उधर कोटेशन मिली होगी उसको, क्योंकि जब अपन माल खरीदते हैं तो मल्टीपल लोगों से खरीदते हैं, जिसमें वो रिलेटेड पार्टी तो नहीं है, जबरदस्ती ज्यादा पैसे देके तो नहीं खरीदा है, अपनी बेटे की कंपनी है, अपने रिश्तेदारों की कंपनी है, सही है। अब तुमने माल बेचा है तो इनवॉइस दिखा है, तो मैंने बैंक से पूछा पैसा आया क्या, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। दूसरी बात, अच्छा खासा एविडेंस बाहर से भी मिलेगा, बट उसकी क्वांटिटी इंटरनल वाले से कम रहेगी ना, एग्जैक्टली यार, अवेलेबिलिटी उसकी कमी रहेगी, सबसे थोड़ा बात करोगे। मगर इसमें एक दिक्कत है, बाहर वाला ज्यादा क्या है, रिलायबल, क्योंकि वो जो लोग हैं वो कंपनी से कौन है, इंडिपेंडेंट है, कंपनी के लोग थोड़ा ना, कस्टमर थोड़ा ना कंपनी का कस्टमर है, लेकिन थोड़ा लिया कंपनी ने उसको। अगर ऑडिटर को ऐसा लगा कि कस्टमर भी झूठ बोल रहा है, बैंक भी झूठ बोल रहा है, तो उस पर ग्रेटर केयर देना है बस, और कुछ नहीं। मिली भगत होती है ना कई बार, मिली भगत, कोलिजन, मिली भगत। अब एक सेल्स कुछ और बोल रहा है, परचेज इनवॉइस कुछ और बोल रहा है, हो सकता है ना भाई, तुमने बोला तुमने 100 करोड़ का सामान बेचे, तो करने पर पता चल रहा है कि मात्र 60 करोड़ का सामान है, सेल्स बढ़ाने के लिए दिखाया तुमने चीज, तो अगर एक सोर्स दूसरे सोर्स से क्या है, तो फिर क्या करेगा, ऑडिटर क्या चेक करेगा, भाई कितना चेंजेस है, कितने एडिशन है, टू रिजॉल्व द मैटर। मतलब मुझे अपने ऑडिट प्रोसीजर को बोलो कितना चेंज करना पड़ेगा, और कौन कौन सी नई ऑडिट प्रोसीजर ऐड करनी पड़ेगी टू रिजॉल्व द मैटर। क्लियर है, जो जो मैं बोल रहा हूं वो भी लिखते जाना। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, बहुत इजी दोस्तों। कौन सा एविडेंस ज्यादा रिलायबल है, बोलो सर, एक्सटर्नल। बट कौन सा हम ज्यादा लेते हैं, इंटरनल। बट इंटरनल से आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो सकते हैं क्या, नहीं सर, रीजनेबल ही हो गया, सही है। कौन सा वाला ज्यादा रिलायबल होगा, जो ऑडिटर खुद जाके पूछेगा या किसी अपने एम्प्लॉयज के थ्रू जाएगा, ऑडिटर जो डायरेक्टली पूछेगा। जैसे उसने क्लाइंट को बोला, आप पूछ के बताओ ना कस्टमर के पास परचेज इनवॉइस है, आप बैंक से पूछो ना आपका माल कितना, कैश कितना है, अरे तू खुद जाके बात करना भाई, तू उनके थ्रू क्यों जा रहा है। अरे सर मेरे को डर लग रहा है, नया ना ऑडिटर ना, अरे जाना खुद जाके बात कर। कौन से फॉर्म वाला ज्यादा रिलायबल रहेगा, जो डॉक्यूमेंटेड रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक पेपर फॉर्म, वो ज्यादा रिलायबल होगा रदर देन ओरली। कौन से डॉक्यूमेंट पे ज्यादा भरोसा करोगे आप, वो नीली पन्नी वाली कॉपी की ओरिजिनल, ओरिजिनल सर ओरिजिनल, फोटो कॉपी पे बात नहीं बनेगी। अगर ये स्ट्रांग है क्या, तो इन पे ज्यादा भरोसा करो फिर। और दो, अगर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एविडेंस क्या है, कंसिस्टेंट है, तो मेरे एविडेंस क्या हो जाएंगे, मोर रिलायबल। क्लियर है, इतना इजी है। एक्सटर्नल ज्यादा रिलायबल होगा, डायरेक्ट एविडेंस ज्यादा रिलायबल होगा, डॉक्यूमेंटेड ज्यादा रिलायबल होगा, ओरल रिलायबल नहीं होगा। कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो इंटरनल एविडेंस ज्यादा रिलायबल होगा, और अगर दोनों कंसिस्टेंट है, इंटरनल एक्सटर्नल, तो फिर कंसिस्टेंट रिलायबल होगा। एग्री। अरे बोलो दोस्तों यारो, समझने की कोशिश तो करो, समझा रहे क्या, अभी तक इतना काफी मेरे ख्याल से भाई, इतना काफी आज के लिए। इसको रिवाइज करना है, तुरंत तुरंत याद हो जाएगा आपको, जो मैंने एक्स्ट्रा चीजें बोली वो ध्यान रखना है। कंट्रोल को चेक करो, केयरफुल रहो, हर चीज पे शक करने की जरूरत नहीं, अलर्ट रहो। अलर्ट का मतलब क्या होता है, अपन का अलर्टनेस टू द माइंड,
कुछ याद आ रहा है अलर्टनेस टू द माइंड? हमने कहा थे पहले चैप्टर में, भूला नहीं है? ये टॉपिक अगर तुम भूले मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं है। क्या बोलते हैं उसको, याद करो। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, अलर्टनेस टू द माइंड। अलर्ट रहो, इंटिमिडेट मत होना, थ्रेट्स मत आने देना। मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझाओगा जो मैंने पढ़ाया। रिवीजन करो, तुरंत बताओ, कल अगला वीडियो आएगा, चैप्टर खत्म, फिनिश। कोई डाउट होगा तो नीचे डाल देना, मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलो बाय।